नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ विक्रम सिंह। प्रयास एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हम एक साइंस की नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। पहले हम इसमें फिजिक्स को पढ़ेंगे, तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कंटिन्यूटी बनाए रखें। और अभी एचएसएससी में आपको पता है ग्रुप डी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो फॉर्म अप्लाई करें और प्रयास एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस में, फिजिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। और फिजिक्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो अपने को पढ़ना होता है। और ये हम कहेंगे कि बेस बन जाता है आपके लिए एक तरीके से साइंस का। यहाँ जो रहता है अपना वो है सदिश राशि। अपना रहता है सदिश राशि और अदिश राशि, यानी कि वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। सदिश और अदिश राशि, यानी कि वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। जब क्वांटिटीज का जिक्र आता है, जब राशि का जिक्र आता है, तो जिसका मापन किया जा सके वो सारी राशियां हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 5 किलोग्राम, तो हम माप कर रहे हैं 5 किलोग्राम। और मापन को हम यूं समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आपके सामने ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर मैंने टॉफियां रखी हुई है। तो आप कहोगे कि सर बॉक्स है, तो बॉक्स के अंदर टोटल जो टॉफियां है वो 4 है। बॉक्स के अंदर टोटल कितनी टॉफियां हैं? 4 है। यानी कि यहाँ जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि इस बॉक्स के अंदर कितनी टॉफियां हैं, तब आपने कहा कि सर बॉक्स के अंदर टोटल 4 टॉफियां हैं। यहाँ 4 जो आपने मेरे को बताया है प्यारे बच्चों, वो सिर्फ एक संख्या है। वो क्या है कि वो एक संख्या है। 4 एक संख्या है। संख्या मिस 4 एक नंबर है। जब आप मेरे को सिर्फ एक नंबर बता रहे हो तो ये कोई राशि नहीं है। ये एक ये एक संख्या है। और संख्याएं अपने साइंस में नहीं होती। संख्याएं साइंस में नहीं होती। साइंस में किस तरीके से होगी संख्या? होगी तो जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं अभी इसार हूं और इसार से मुझे एक लोकेशन पे जाना है, अगरवा जाना है, जैसे मैंने बोल दिया। तो आप कहोगे कि सर अगर आपको इसार से अगरवा जाना है तो आपको टोटल 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा। संख्या तो आपने मुझे यहां भी बताया है। यहां भी आपने कहा कि सर अगर आपको हिसार से अगरवा जाना है तो आपको टोटल 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा। यानी कि हिसार से मुझे अगरवा जाना है तो टोटल कितना चलना पड़ेगा? 20 किलोमीटर। यहां मुझे आपने एक संख्या बताई। 20 एक संख्या है, एक नंबर है। लेकिन संख्या के साथ आपने यूनिट का भी प्रयोग किया। संख्या के साथ आपने एक मात्रक भी लिखा कि सर 20, और उसके साथ बोला आपने किलोमीटर। और संख्या और मात्रक जब दोनों चीजें मिल जाती है तब उसे कहते हैं हम परिमाण। संख्या और मात्रक जब दोनों चीजें मिल जाती है तब उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। संख्या और परिमाण जब दोनों चीजें मिल जाती है तब उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। संख्या और परिमाण जब दोनों चीजें मिल जाती है तब उसे कहा जाता है मैग्नीट्यूड। तो आपने मुझे यहाँ मैग्नीट्यूड बताया है। यहाँ आपने मुझे मैग्नीट्यूड बताया है। मैं आपको कोई भी चीज बोलूं, मैंने पूछा कि बताइए किसी वस्तु का द्रव्यमान, तो आप एक संख्या बताओगे और संख्या के साथ मात्रक बताओगे। यानी कि आप मेरे को मैग्नीट्यूड बता रहे हो। मैंने आपसे कोई भी चीज पूछी कि आप बताइए मेरे को यहाँ से आपको अगरवा जाने में कितनी दूरी लगी, तो आप मेरे को बता रहे हो कि मेरे को आधा घंटा लगा। तो आप मेरे को वहाँ 30 और मिनट, यानी कि संख्या बता रहे हो और उसके साथ एक मात्रक बता रहे हो। संख्या और मात्रक आप जब मेरे को बता रहे हो तो आप मेरे को परिमाण बता रहे हो। लेकिन जब मैं यहाँ से अगरवा के लिए निकल पड़ा और मैं 20 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर चलने के बाद मैंने आपको कॉल किया कि मैं तो यहाँ से, जैसा आपने बताया था मेरे को कि सर आपको अगर अगरवा जाना है तो यहाँ से लेके टोटल आपको 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा। जैसा आपने कहा मैं चला। 20 किलोमीटर चलने के बाद मैं यहाँ अगरवा पे नहीं पहुँचा। तो आप कहोगे कि सर अगरवा नहीं पहुँचे। नहीं पहुँचा भाई। तो नहीं पहुँचा तो आप सर कौन सी डायरेक्शन में चले हो? तो मैंने कहा कि मैं तो दक्षिण दिशा में चला हूँ। तो अगर आप मुझे बताओगे कि सर आपको 20 किलोमीटर तो चलना ही चलना था, लेकिन 20 किलोमीटर के साथ आपकी डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट थी।
आपको उत्तर दिशा की दक्षिण दिशा की बजाय उत्तर दिशा में चलना था, नॉर्थ में चलना था। यहाँ आपने मुझे संख्या भी बताई, अगर वह वास्तव में भेजने के लिए आपने मेरे को एक संख्या बताई कि आपको 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा, लेकिन साथ में आपने क्या बताया, साथ में मुझे डायरेक्शन भी बताई। यानी कि यहाँ आपने मुझे ये तो मैग्नीट्यूड बता दिया, परिमाण बता दिया, और परिमाण के साथ साथ आपने मुझे दिशा भी बताई, परिमाण के साथ आपने मुझे दिशा भी बताई। जब आप मेरे को केवल केवल और केवल परिमाण बता रहे थे, जब आप केवल और केवल मैग्नीट्यूड बता रहे थे, दिस क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटी, ये एक आप मेरे को अदिश राशि बता रहे थे, ये आप मेरे को एक कैसी राशि बता रहे थे, अदिश राशि। यानी कि किसी भी भौतिक राशि के बारे में जब हमें केवल परिमाण का ज्ञान हो, जब हम उसकी केवल मैग्नीट्यूड को जानते हो, तो ऐसी भौतिक राशि को, प्यारे बच्चे, ऐसी भौतिक राशि को हम अदिश राशि कहते हैं। लेकिन जब आपने मेरे को परिमाण और दिशा यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के बारे में बता दिया, तब आपने मेरे को वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताया, तब आपने मुझे एक सदिश राशि के बारे में बताया। तो यानी कि भौतिक राशियां जो होती है वो टोटल दो प्रकार की होती है। जो भौतिक राशियां जो होती है, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, दो प्रकार की होती है, जिनमें से एक अदिश राशि है। अदिश राशि आपने बताया कि कौन सी होती है, अदिश राशि वो होती है जिसमें केवल केवल किसके बारे में ज्ञान हो, केवल परिमाण के बारे में ज्ञान हो, केवल हम मैग्नीट्यूड के बारे में जानते हो। जिन भौतिक राशि में केवल हम किसके बारे में जानते हो, केवल मैग्नीट्यूड के बारे में जानते हो, उन भौतिक राशियों को हम कहेंगे अदिश राशि। और जिसमें हम परिमाण के बारे में तो जानते ही जानते हो, परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम दिशा का भी ज्ञान हो, परिमाण और दिशा दोनों चीजों का ज्ञान हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, जैसा कि अपनों को पता चला, एक वो जिसमें केवल परिमाण का ज्ञान हो, और एक वो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों के बारे में जानकारी हो। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों के बारे में जानकारी हो वो सदिश राशि है, और जिसमें केवल परिमाण के बारे में जानकारी हो वो अदिश राशि है। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अदिश राशियां जो है, इनको व्यक्त करने के लिए, इनको बताने के लिए, इनको एक्सप्रेस करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जानकारी होती है, और मैग्नीट्यूड की जानकारी है तो इन्हें हम स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि कहते हैं। कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जो अदिश राशि है? मैंने सभी अदिश राशियों का आपके सामने नाम लिखा है। जैसे दूरी यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस एक अदिश राशि है। डिस्टेंस के साथ साथ चाल यानी कि स्पीड, मास यानी कि द्रव्यमान, समय यानी कि टाइम, इसके साथ साथ टेम्परेचर तापमान, एनर्जी, इसके साथ काम यानी कि कार्य वर्क, इसके बाद शक्ति, इसके बाद आयतन, डेंसिटी यानी कि घनत्व, दाब, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, इसके साथ साथ प्रतिरोध, आवर्ती, इसके साथ हीट, लेंथ, लेंथ के बाद एरिया, एंगल यानी कि कोण। ये सारी राशियां अदिश राशि है, ये सारी राशियां स्केलर क्वांटिटीज हैं। ये स्केलर क्यों है, इनके बारे में भी हम इसी सीरीज में आगे पढ़ेंगे कि इसमें दिशा क्यों नहीं है, दूरी क्यों अदिश है। जबकि दूरी के बाद हम बात करें विस्थापन की तो विस्थापन सदिश राशियां हैं, लेकिन दूरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो अदिश राशि है। तो क्यों है, क्या डिफरेंस है विस्थापन में, डिस्प्लेसमेंट में और दूरी में, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। लेकिन अभी हम केवल अदिश राशियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अदिश राशियों का जोड़ कैसे किया जाता है, जैसे मैं आपको दो अदिश राशि बता रहा हूं, तो उनको जोड़ने के लिए सिंपल आपको सिंपल मैथमेटिक्स के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। इनका जोड़ने के लिए जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा है यानी कि सामान्य बीजगणित है उसी का प्रयोग किया जाएगा। सामान्य बीजगणित का कैसे, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बेसिक सा क्वेश्चन दिया है, दूसरी क्लास का क्वेश्चन है कि एक आदमी 5 किलोमीटर चलता है और फिर 3 किलोमीटर चलता है, तो उसने कुल दूरी तय की कितनी। दूरी यहाँ क्यों पूछी आपसे, क्योंकि दूरी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, दूरी एक अदिश राशि है, और हम पढ़ रहे हैं कि अदिश राशियों को कैसे जोड़ा जाता है। तो जोड़ने के लिए क्या करना था, 5 और 3 8, 8 इसका राइट आंसर था। तो ये एक बेसिक से एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अगर अदिश राशियां आपको दे रखी है और उनको किस फॉर्मेट से, किस तरीके से जोड़ा जाता है, तो जोड़ने के लिए आपको सामान्य बीजगणित के रूल फॉलो करने हैं। और सेम बात है अदिश राशियों के गुणा करने के लिए भी, गुणा करने के लिए भी सामान्य बीजगणित के नियमों का प्रयोग करेंगे। सामान्य बीजगणित के नियम, जैसे आपको बोल दिया कि एक घनाभ है, घनाभ यानी कि एक क्यूब है,
और उसकी लंबाई आपको बता दी, चौड़ाई बता दी, उसकी ऊंचाई बता दी, तो उसका आयतन बताइए। आयतन निकालना है। आयतन क्या है? तो आयतन भी हम जानते हैं एक अदिश राशि है। आयतन क्या है? एक अदिश राशि है। अदिश राशियों का गुणा भी सामान्य नियमों से किया जाता है। तो आयतन निकालने के लिए अपने को फार्मूला पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसी फार्मूले में जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे अपने को फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, यानी कि 2 × 3, 2 × 6, 6 × 24, तो इसका 24 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर आ गया। 24 इसका मीटर क्यूब आपका राइट आंसर आ गया। तो ये अदिश राशियां वे हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा, अदिश राशियां वे हैं जिसमें केवल और केवल परिमाण का ज्ञान हो, जिनके अंदर दिशा के बारे में जानकारी ना हो। साथ में अदिश राशियों का जोड़ करने के लिए भी कोई लंबा खेल नहीं है। अदिश राशियों को जोड़ने के लिए सामान्य बीजगणित के नियमों का प्रयोग होगा, ऑर्डिनरी अलजेब्रा रूल्स का प्रयोग होगा। गुणा करने के लिए भी सेम ही, गुणा करने के लिए भी सेम ही सामान्य। लेकिन सदिश राशियां जो है, सदिश राशियां हैं, उनका गुणा भी अलग तरीके से किया जाता है और उनका जोड़ भी अलग तरीके से। जैसे यहाँ सबसे पहले सदिश राशियों के बारे में बताया कि जिसमें परिमाण हो, ये हम पढ़ चुके हैं, जिसमें दिशा हो। परिमाण और दिशा दोनों के बारे में जानकारी हो, वो सदिश राशि है। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ हम देख रहे हैं वेग है, त्वरण है, त्वरण के साथ बल है, मोमेंटम यानी कि संवेग, वेट, इसके साथ साथ वेट है, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। इनके बारे में भी हम कंपेयर करके देखेंगे। जैसे मैंने बताया कि आपको पता होना चाहिए कि दूरी जो है वो अदिश है तो क्यों अदिश है। इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि जो दूरी के बाद आपको पता होना चाहिए कि लंबाई विस्थापन, विस्थापन जो है वो सदिश है तो क्यों सदिश है। तो सदिश और अदिश का अंतर हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि सदिशों का जोड़ कैसे किया जाता है, वेक्टर्स को कैसे जोड़ा जाता है। वेक्टर को जोड़ने के लिए जैसे हम अदिश को जोड़ रहे हैं उन नियमों का प्रयोग नहीं होगा। अदिश को जोड़ने के लिए हम क्या कर रहे थे, सिंपल बीजगणित के नियमों का, जैसे 2 और 3 जोड़ दिया हमने, 2 और 3 5 हो गया, आसानी से जोड़ रहे थे। जैसे एक आदमी 2 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर चला, फिर 4 किलोमीटर जोड़ चला, तो टोटल कितनी दूरी तय की आदमी ने, तो हम सीधा जोड़ देंगे 2 + 3 + 4, या जितने भी डिस्टेंस कोई ट्रेवल कर रहा है, आपने एक पहले घंटे में कितना चला, फिर उसके बाद कितना चला, तो आपने टोटल जोड़ दिया। तो सामान्य बीजगणित के नियमों से हम जोड़ रहे थे अदिश राशियों को। लेकिन सदिश राशियों को जोड़ने के लिए हमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि वेक्टर को जोड़ने का त्रिभुज नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। त्रिभुज नियम क्या कहता है? त्रिभुज नियम कहता है कि कोई दो सदिश है, उनका परिमाण और दिशा के अनुसार त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं खींच लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि एक सदिश है ये, एक सदिश है ये, और ये सदिश मैंने बोल दिया, कुछ भी आपको बोल दिया कि 3 है, 3 मीटर विस्थापन हुआ। विस्थापन सदिश राशि है ना, 3 मीटर विस्थापन हुआ। विस्थापन के बाद मैंने एक और विस्थापन आपको बोल दिया कि ये एक और विस्थापन हुआ, ये जो है ये 4 मीटर हुआ, 4 मीटर विस्थापन हुआ। और इन दोनों के बीच में कोई एंगल भी बताना पड़ेगा, जैसे 30 डिग्री का है, 40 डिग्री का है। यहाँ तो चलो हमने जो एंगल बना दिया वो एंगल 90 डिग्री है, तो मैंने बोल दिया कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। तो आप मेरे को बताइए कि जो सदिश है, जो सदिश दोनों को जोड़ेंगे तो जो अपने को रिजल्टेंट सदिश मिलेगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, वो क्या होगा। तो त्रिभुज नियम कहता है कि अगर अपने पास दो इस तरीके से वेक्टर हैं तो आप उनको को एक त्रिभुज के रूप में फॉर्म में बनाएंगे, और जो तीसरी भुजा होगी, जैसे मैंने ये तीसरी भुजा जनरेट की है, ये जो तीसरी है, ये तीसरी भुजा जो है ये इसका परिणाम होगा, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये इसका उत्तर होगा। यानी कि दो सदिशों को जोड़ने के लिए अपने को तीसरी भुजा रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो इसका होगा, तीसरी भुजा इसकी रिजल्टेंट वेक्टर होगी। जैसे रिजल्टेंट वेक्टर का अपने को फार्मूला भी दे रखा है, जैसे a√a² b² और 2ab cos थीटा। इस फार्मूले से हम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं, जहां r जो हम निकाल रहे हैं वो रिजल्टेंट वेक्टर है, वो अपना परिणामी सदिश है, a और b इन दोनों का परिमाण है, थीटा इन दोनों के बीच का कोण है। कुछ एक स्पेशल कंडीशन समझते हैं। आपको यहाँ सदिश राशि है तो डायरेक्शन का बड़ा रोल है, दिशा का ज्ञान होना बड़ा रोल है। अगर अपने को दिशा बता रहा है और दिशा पूछ भी रहा है कि किस दिशा, कौन सी दिशा होगी, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी दिशा क्या होगी, तो दिशा बताने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको, अगर आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि उन दोनों के बीच में दो सदिश जिनको आप जोड़ रहे हो, उन दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री है, अगर आपको बोल दिया कि दो सदिश है
और उन दोनों सदिश के बीच में कोण 0 डिग्री है, तो बताइए रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए अपने को पहले उन दोनों की डायरेक्शन का पता होना चाहिए। अगर दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री है, इसका मतलब दोनों सदिश की दिशा सेम है। दोनों सदिश की दिशा क्या होगी, सेम होगी। या तो यूं बोलते कि दो सदिश हैं, दो वेक्टर हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं। समांतर हैं तो भी हम कहेंगे कि दोनों के बीच में कोण जो है वो 0 डिग्री का है, क्योंकि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी तब उन दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का। तो अगर अपने को ये बोल रहा है कि दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री का है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। साथ में अपने को बोल दिया कि अगर अपने को ये बोल दिया कि दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसका मतलब दोनों के बीच में कोण 180 डिग्री का है, या कोण 180 डिग्री का है तो इसका मतलब दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। या फिर आपको बोल दिया कि दोनों एक दूसरे के साथ लंबवत हैं, या दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है तो ये लंबवत है। ये कुछ एक विशेष स्थितियां हैं जो अपने को समझनी है। यहाँ अपने को एंगल न बता के डायरेक्ट यूं बोल देगा कि दो सदिश है और उन दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और दोनों की वैल्यू ये है, तो आप बताओ थीटा की जगह क्या वैल्यू रखोगे। तो दोनों समांतर हैं तो थीटा की जगह हम 0 डिग्री रख देंगे। ये कुछ एक स्पेशल केसेस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए जब आप वेक्टर, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया कि यदि किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन दो बल काम कर रहे हैं और उन दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री का है, तो रिजल्टेंट क्या होगा। तो आपके पास फार्मूला है, उस फार्मूले से आप करोगे। फार्मूला क्या है, फार्मूला अभी पढ़ा हमने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इसी फार्मूले में आपको वैल्यू रखनी थी। आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। रिजल्टेंट वेक्टर के लिए अंडर द रूट ए स्क्वायर हमने मान लिया कि 3 न्यूटन है, 3 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर, प्लस 2ab 2 गुणा में ए क्या है 3 गुणा बी क्या है 4 गुणा कोस थीटा। कोस की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है सर। कोस 90 की वैल्यू 1 होती है। कोस 90 की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी कोस 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी भाई। कोस 90 की वैल्यू 0 है, तो अपने पास वैल्यू आ गई भी आर बराबर अंडर द रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस ये यहाँ कोस 90 की जगह जैसे ही मैं 0 रखूंगा तो ये सारी वैल्यू 0 आ गई, यानी कि प्लस 0, यानी कि 16 और 9 25, आर बराबर आ गया अंडर द रूट 25, यानी कि आर रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिल गया मेरे को, रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया 5। हम बोलेंगे 5, तो 5 यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करने के लिए दोनों के बीच का एंगल फार्मूले में हम रख देंगे, दोनों की वैल्यूज रख देंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जोड़ने के लिए बेसिक तरीका यही है कि आप त्रिभुज यानी कि नियम से या फिर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अपन दो सदिशों को जोड़ सकते हैं। जोड़ना जितना आसान है उतना ही आसान है दो वेक्टर की अगर आप गुणा करते हैं तो भी। गुणा करने के लिए दो मेथड का प्रयोग करेंगे। अगर हमें सदिश राशियों की गुणा करनी है तो गुणा करने के लिए दो मेथड का, जैसे अदिश की गुणा क्या थी, अदिश की गुणा के लिए आप सिंपल अर्थमेटिक के लॉ को फॉलो कर रहे थे, ऑर्डिनरी जो लॉ थे उनको फॉलो कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या है, सदिश राशियों को जोड़ने का दो नियम है भी। पहला नियम है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर के बीच में साइन से ही साइन भी क्रॉस होगा। जैसे ए वेक्टर है, वेक्टर को डिनोट करने के लिए ऊपर एरो लगाया जाता है, क्रॉस बी वेक्टर है और दोनों के बीच में हमने जो लगाया है वो क्या है, क्रॉस है। इसमें क्या होगा, इसमें जो अपने को रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो भी वेक्टर होगा, यानी कि जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो भी क्या है, एक वेक्टर है। जबकि अदिश गुणन में क्या होगा, दोनों वेक्टर के बीच में डॉट लगाएंगे, जैसे ए डॉट बी, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया अभी आपका। इसमें जो अपने को रिजल्ट मिलेगा वो एक स्केलर मिलेगा, यानी कि अदिश गुणन में रिजल्ट क्या होगा, अदिश राशि होगी। डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, सदिश या अदिश, अदिश। क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट आपको वेक्टर मिलेगा। तो वेक्टर और स्केलर की गुणन के अंदर हम देख रहे हैं कि जब क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, जब हम दोनों राशियों के बीच में, सदिश राशियों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं या सदिश, इसी को बोल दिया हमने कि सदिश गुणनफल कर रहे हैं, तो जो अपने को रिजल्ट मिलेगा वो एक सदिश राशि मिलेगी। इसका फार्मूला है ए क्रॉस बी, तो अपने को ए बी साइन थीटा, इस फार्मूले से आप यहां भी हम अगर देखेंगे, अगर हम
अगर हम किसी दो राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, कोई भी दो सदिश राशि है उनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम पे अपनी कंडीशन ये आ जाती है ए बी साइन, और साइन के बाद अपने पास एंगल जो है वो 0 डिग्री आ जाता है, साइन 0। तब अपना जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा, तब अपने को क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम पे जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो अपने को मिलेगा 0, क्योंकि हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। और जैसे ही हम साइन 0 डिग्री का वैल्यू रखेंगे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिलेगा, 0। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भी कि किस स्थिति में अपने को क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम पे फाइनल रिजल्ट 0 मिलेगा, चाहे अपने पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो। जैसे 3 गुणा 5 4 सेम अपने को बोल दे, 3 गुणा 4 दो वेक्टर हैं, तो 3 गुणा 4 और साइन 0, तो 0 आ गया भाई। जो 0 से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो अपने यहाँ भी 0 से टकराने के बाद रिजल्ट जो है वो 0 आएगा। किस कंडीशन में? अगर दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है। कब? जब दोनों का हम कौन सा गुणा कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम पे। दूसरा आपको बोल दे कि जब हम 90 डिग्री का वैल्यू हो, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण हो, तो 90 डिग्री का कोण हो तब क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होगा। किसी और कोण में इतनी वैल्यू नहीं आएगी। साइन और कोस के बारे में मैं एक जानकारी आपको बता दूं, जब अपने को साइन के बारे में और कोस के बारे में नोट करने वाली जानकारी है प्यारे बच्चों। जब भी अपने को कोई भी वैल्यू हो, साइन में थीटा, कोस थीटा, यहां कोस और साइन के टाइम पे थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, कितने भी डिग्री हो, थीटा का कोण कितने भी डिग्री हो, थीटा कितना भी हो, अपने को बोल रहा है कि बताओ कोस और साइन में आपको बोल दिया कि कोई वैल्यू है, आपका आंसर जो होगा वो कभी भी -1 से कम नहीं होगा और +1 से ज्यादा नहीं होगा। यानी कि आपका आंसर जो है वो कितना होगा, माइनस और +1 के बीच में होगा, माइनस और +1 के बीच में होगा, माइनस और +1 के बीच में होगा। अपने को कुछ भी वैल्यू दे दे, साइन 20 30 40 50 60 70 100 200, साइन में कितने डिग्री का भी कोण हो, कोस में कितने डिग्री का भी कोण हो, आपका फाइनल रिजल्ट जो होगा साइन और कोस का कोण की वैल्यू रखने के बाद वो आपका आंसर कितना होगा, वो आपका आंसर होगा -1 और 1 के बीच में, इससे ज्यादा और इससे कम आपकी वैल्यू नहीं होगी। तो इसी टाइप से अगर हम कोस साइन 90 की बात करें तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, जो साइन में मैक्सिमम वैल्यू है। 1 से ज्यादा तो साइन का कुछ भी कोण रखे हम आएगी नहीं, तो ये आपका मैक्सिमम रिजल्ट होगा क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम पे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि क्रॉस प्रोडक्ट में अधिकतम मान कब हो सकता है, जब दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। और दोनों का रिजल्ट 0 कब हो सकता है, तो 0 रिजल्ट कब होगा, जब दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण हो, जब दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण हो। लेकिन मिनिमम कब होगा, मिनिमम होगा 180 में, 0 नहीं होगा। ये भाई यहाँ गलत कर रखा है। दोनों के बीच में मिनिमम कब होगा, तो मिनिमम होगा जब दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का हो, 180 डिग्री का हो। जब दोनों के बीच में कोण 180 डिग्री का हो, ये मिनिमम वैल्यू होगी, न्यूनतम मान होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट आप समझे भी। पहली चीज तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या पढ़ा हमने, क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अपना जो वैल्यू आंसर आएगा वो एक वेक्टर राशि होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, वो एक सदिश राशि होगी। दूसरी बात हमने देखी, इसका फार्मूला था a क्रॉस b। अगर हम कर रहे थे वेक्टर का तो a b साइन थीटा, इस फार्मूले में वैल्यू रख के आप फाइनल रिजल्ट वेक्टर निकाल सकते थे, वेक्टर ही मिलेगा भाई। जहां थीटा क्या है, थीटा दोनों के बीच में एंगल है। ए और बी क्या है, ए और बी मैग्नीट्यूड है दोनों वेक्टर का। इसके बाद आपको पूछ लिया कि कब वैल्यूज जो है वो ज्यादा होगी, कब वैल्यूज कम होगी, कब 0 होगा वेक्टर। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो अगर दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री का है या दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं
तब उन दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री का है। उन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे तो वो 0 आएगा। अगर दोनों के बीच में कोण जो है वो 90 डिग्री का है, तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो वो उनका अधिकतम मान होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी। और तीसरा, अगर आपसे पूछे कि दोनों के बीच में कोण 180 डिग्री का है, या फिर 180 बोलने की बजाय आपको ये बोल सकता है कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, डायरेक्शन भी अगर एक दूसरे के अपोजिट है, तब भी रिजल्टेंट वेक्टर नेगेटिव होगा, माइनस में होगा, न्यूनतम होगा। भाई पहला मेथड हमने पढ़ा और उसका एक एग्जांपल भी आपके सामने आ गया। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं और उनकी वैल्यूज मैग्नीट्यूड दे रखा है अपने को, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का दे रखा है 3, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का दे रखा है 4, उन दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री का है। तो रिजल्ट क्या होगा? तो आपके सामने क्वेश्चन में आंसर देना है भी 90 डिग्री का कोण है, तो आपके सामने रिजल्ट वेक्टर जैसे ए क्रॉस बी, ए वेक्टर का क्रॉस हो रहा है वेक्टर बी के साथ। फार्मूला है आपके पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फार्मूले में वैल्यू अपने को साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है भाई अपने को, ए की वैल्यू रख दी, मैग्नीट्यूड दे रखा है भाई 3, दूसरे का मैग्नीट्यूड दे रखा है भाई 4, और साइन में वैल्यू कितने डिग्री का कोण है दोनों के बीच में, 90 डिग्री का, 90 रख दिया भाई। साइन 90 का मान 1 होता है भाई, तो अपने को मिल गया रिजल्टेंट वेक्टर 12, साइन 90 की वैल्यू 1 यानी कि 12। तो ये आपका आंसर आ गया। इस टाइप से आप क्रॉस प्रोडक्ट में वैल्यूज निकाल सकते हो। बेहद आसान है भाई, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपको इस चैप्टर की, आपको जुड़े रहना है। आपका जो है वो लेवल जो है ग्रुप डी के लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ग्रुप डी में इससे भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे भी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेंगे कि निम्न में से कौन सी राशि वेक्टर है, स्केलर है। तो उसके लिए जुड़ा रहना पड़ेगा आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ, और आपके 15 नंबर जो है ग्रुप डी के अंदर वो हम कवर करेंगे भाई। दूसरा आपसे पूछ लिया कि अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। डॉट प्रोडक्ट के बारे में जब हम दोनों के बारे में पढ़ रहे थे कि दो टाइप का होता है, तब मैंने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट जो होगा, अदिश गुणन जो होगा, तो अदिश गुणन के टाइम पे आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो भी एक नेगेटिव होगा, सॉरी अदिश होगा, वो सदिश नहीं होगा, वो भी कैसा होगा, अदिश होगा। यहां भी डॉट का प्रयोग किया जाता है दोनों के बीच में। इसके बाद आपको पता है कि साइन यहाँ वहां साइन थीटा था, यहाँ कोस थीटा हो जाएगा, जहां ए और बी दोनों का परिमाण है बोथ वेक्टर का, और थीटा दोनों के बीच में कोण है। आपको कोई भी वेक्टर बोल दिया, अपन कोस और साइन के अंदर हम जानते हैं -1 से लेके 1 के बीच में वैल्यू होगी। यहाँ भी 3 फैक्ट हैं, 3 केसेस हैं, उसके अंदर हम देख लेंगे। वहां क्या था, अगर अपन देख रहे थे जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा था, तो क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम पे आपने बताया कि सर अगर दोनों के बीच में कोण एंगल जो है वो 0 डिग्री है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, देन वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0, तब दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। लेकिन यहां जो है अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है और दोनों के बीच में एंगल 0 है, तब वैल्यू जो होगी वो अधिकतम होगी, तब मान जो होगा वो अधिकतम होगा। अगर दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री है, देन रिजल्टेंट वेक्टर विल बी 0, तब रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा, तब वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसी तरीके से दोनों के बीच में अगर कोण 180 डिग्री का है, तब रिजल्ट जो मिलेगा वो अपने को नेगेटिव मैक्सिमम, तब अपने को रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा भाई। इसी टाइप से हमें एक क्वेश्चन यहाँ भी मिलेगा। मैंने आपको बोल दिया कि ये क्वेश्चन है, इसको अपन पढ़ते हैं भाई। दो आपको वेक्टर बता दिए, जैसे एक वेक्टर है फोर्स 50 न्यूटन बल और 2 मीटर विस्थापन एक ही दिशा में हो, तो किया गया कार्य क्या होगा, वर्क डन पूछा है। तो वर्क का फॉर्मूला W = FD cos थीटा। सेम वही वेक्टर A वेक्टर B का दोनों का डॉट प्रोडक्ट है और कोस में वैल्यू रखनी है, सेम बात करनी है भाई। फोर्स कितना है 50 इंटू डी, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर, इंटू कोस, वैल्यू कितनी है कोस की, एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि 0 डिग्री। जब दोनों की दिशा सेम हो, जब दोनों वेक्टर की दिशा सेम हो, तब उन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का। या फिर आपको सेम उसी तरीके से पूछ सकता है,
आपको बोल देगा कि दो वेक्टर हैं और उन दोनों की वेक्टर की दिशा सेम होने के साथ साथ ये बोल दिया कि समांतर हैं, पैरेलल हैं। एक वेक्टर जा रहा है उसी डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर जा रहा है, तो दोनों वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तब रिजल्टेंट वेक्टर के लिए अपने को दोनों के बीच में, रिजल्टेंट क्वांटिटी के लिए दोनों के बीच में अपने को एंगल कितने डिग्री का रखना पड़ेगा, 0 डिग्री का। तो 50 गुणा में 2, 100, और गुणा cos 0 की वैल्यू 1, यानी कि 100 आपका आंसर आ गया। 100 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप सदिश अदिश राशि के अंदर हमने पढ़ा कि सदिश राशियां कौन सी होती है। आपने बताया कि सदिश राशि वो राशि है जिनके अंदर केवल परिमाण का ज्ञान हो। अदिश राशि कौन सी होती है, तब आपने बताया अदिश राशि वो राशि होती है जिसमें परिमाण हो मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन उसके साथ डायरेक्शन भी हो। फिर हमने अदिश की गुणन पढ़ी, अदिश का स्केलर का जोड़ पढ़ा, फिर सदिश राशियों के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी राशि सदिश है, कौन कौन सी राशि अदिश है। फिर दोनों की गुणा पढ़ी, दोनों के अंदर स्पेशल केसेस पढ़े कि कब आपका रिजल्टेंट वेक्टर मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा। इसके साथ साथ कब अपने को जो है वो एंगल 0 डिग्री का होगा, समांतर दे रखा हो तब किस तरीके से। कुछ इक्वेशन हमने प्रैक्टिस के तौर पे भी पढ़े, लेकिन इस सीरीज को हम आगे भी बढ़ाएंगे। अभी आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगा इसी चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए, और आप जुड़े रहेंगे, सीखते रहेंगे, क्योंकि सीखना बेहद ज़रूरी है। और रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखते हो किसी भी चीज़ के लिए, आपको परिणाम अवश्य मिलेगा, कामयाबी आपको अवश्य मिलेगी। लेकिन कामयाबी समय और मेहनत दोनों चीज़ें मांगती है, तो आपको दोनों चीज़ें देनी होगी। फिर आपके साथ एक बार फिर हाजिर रहूँगा किसी क्लास में कल के टाइम पे। तब तक के लिए नमस्कार।